सभी मनस्वियों को सस्नेह वंदन। आज हमारा सेशन है जो हमने शुरुआत की थी वर्ल्ड वाटर डे पर 22 मार्च, बिन हेल्थ विथ वाटर, उसका आज है एपिसोड नंबर 4। कल हमने बहुत अच्छी से सीखा अंजू कलंत्री जी से कि कैसे हम इतनी सारी स्मूदीज बना सकते हैं और बच्चे और बड़ों सभी के लिए वो लाभदायक रहेगी न्यूट्रिशियस डाइट को जानते हुए। तो आज के एपिसोड में हम जानने वाले हैं आयुर्वेद के हिसाब से वाटर वर्क्स, पानी से कैसे मिलता है पोषण, कितना पानी पीना होता है, ज्यादा या कम, क्या है सही तरीका पानी स्टोर करने का, कैसे पाए उत्तम स्वास्थ्य पानी से, पानी कैसे कितना कौन सा पिए। आइए ये सब हम जानेंगे आज की हमारी स्पीकर डॉक्टर सोनाली मानधने जी के साथ। वे हमारे साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन में। हम सभी जानते पहचानते हैं उन्हें। जय श्री कृष्ण सोनाली दीदी। आज मैं सभी मनस्वियों की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। जय श्री कृष्णा। आवाज बराबर आ रही है? हाँ जी दीदी। हाँ। जय श्री कृष्णा, सबको सादर नमस्कार। बहुत दिनों के बाद इस बार मिल रहे हैं, तो अभी शुरू करें। हाँ जी। आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है रानी जी ने, क्योंकि गर्मियां इतनी चल रही है, पानी बहुत इच्छा होती है पीने की, लेकिन कितना, कौन सा, कब पिए। और हमेशा ही मतलब हर ऋतु में सबको ये क्वेश्चन रहता है कि कितना पिए, कैसे पिए, कौन सा पिए। और बहुत लोग जैसे सुबह सुबह उठ के 1-1, 2-2 लीटर पानी पी लेते हैं, कहीं से सुनते हैं। किसी को फायदा भी होता होगा, लेकिन हर प्रकृति के लिए वो फायदेमंद नहीं होता है। या बहुत लोग रात भर तांबे के लोटे में पानी रखते हैं या जग में पानी रखते हैं और उतना सुबह सुबह पी जाते हैं, और फिर उनको ऐसे लगता है कि उसी से मेरा पेट साफ हो रहा है। या नंबर ऑफ थिंग्स है उसके बारे में। कोई डिटॉक्स वाटर पी रहा है, कोई इन्फ्यूज वाटर पी रहा है, कोई शहद पानी ले रहा है, कोई नींबू पानी ले रहा है। बहुत सारे टाइप्स है, और पानी की क्वांटिटी भी, बहुत लोग बहुत पानी पीते, बहुत लोग कुछ भी पानी नहीं पीते, ऐसी भी स्थितियां है। तो क्या होता है कि कितना पानी पीना चाहिए, कब, किसने, कौन सा, कहाँ, ये सब चीजें मायने रखती है। और अगर इसको समझ लिया जाए तो हमारा स्वास्थ्य मेंटेन करने में हमको बहुत ज्यादा मदद होती है, क्योंकि पानी का बहुत बड़ा रोल है डाइजेशन में। डाइजेशन से ही हमारे शरीर का पोषण हो रहा है, और उसी से आगे हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता, ये सब चीजें बनने वाली। हम पहले देखेंगे कि पानी से पोषण कैसे मिलता है शरीर को। देखो, जाहिर सी बात है, जैसा पूरे अपने विश्व में या अपनी पृथ्वी पर 71% पार्ट जो है वो पानी से बना हुआ है, वैसा ही शरीर में भी है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यानी जो जो बाहर है वो अंदर है, और जो जो अंदर है वैसे की वैसा ही बाहर है। शरीर में पंचमहाभूत है, बाहर पंचमहाभूत है। शरीर में पानी है, बाहर पानी है। शरीर में आत्मा है, बाहर के इसमें भी आत्मा है। इसी तरह से जैसा तुम्हारा, जैसा अपना पिंड होता है, जैसा अपना एक ह्यूमन बॉडी का बोलो या एक सजीव का शरीर होता है, वो ही सब कुछ बाहर के सृष्टि में भी है। ऐसा ही अपना शरीर भी पूरी तरह से पानी से ही, मैक्सिमम तरह से पानी से ही बना हुआ है। अब देखिए, जब भी समझो अगर आपको कोई बहुत ज्यादा लूज मोशन होकर डिहाइड्रेशन हो गया और आपको एडमिट करना पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल बता रही मैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे वो लोग, आपको आईवी से सलाइन लगाएंगे। उससे ही आरएल यानी उसमें जो मिनरल्स डाल के पानी के थ्रू ही अंदर भेजा जाता है। जब भी कोई सीवियर कंडीशन होती है कि ब्लड के थ्रू ही आपको अंदर जो जो मेडिसिन भेजना है वो वाटर फॉर्म में भेजी जाती है, क्योंकि जल, वाटर, रक्त का जो जलीय पार्ट है, रक्त का जो एक लिक्विड फॉर्म है वो पानी से बना हुआ है, और उसी के थ्रू आपके शरीर में सब कुछ पोषण मिल रहा है। अभी हम जो खाना खाते हैं आयुर्वेद के हिसाब से, अभी मैं बताऊंगी कि जब हम भोजन करते हैं तो धीरे धीरे उसका पचन होता है। पचन होने के बाद में उसका एक रस यानी एक लिक्विड फॉर्म बनता है, जिसमें सारे तरह का पोषण
बना हुआ रहता है। एंड वो रस धातु जाके हर जगह जाके, जैसे आगे रक्त धातु को, मांस धातु को, मेद धातु को, अस्थि धातु को, मज्जा धातु को, शुक्र धातु को, आपके आत्मा का, इन सब चीजों का पोषण करता है। तो ये क्यों करता है? क्योंकि वो द्रव रहता है, वो बहते रहता है, उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है। और पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, उसमें आप देखो कि मैक्सिमम चीजें पानी में डिजोल्व हो जाती है। डिजोल्व नहीं भी हुई तो वो पानी के साथ बह के ऑस्मोसिस, यानी जैसे प्लांट में अगर हम पानी देते तो वो धीरे 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 वो सारे उसमें के न्यूट्रिएंट सक कर लेता है। उसी तरह से शरीर में भी उसमें से सारे न्यूट्रिएंट सक कर लिए जाते हैं जहां जहां जिसकी नीड है। तो ये इस तरह से पानी बहुत ज्यादा जरूरी है अपने पोषण के लिए। आप कल्पना करिए अगर पानी नहीं रहता था तो एकदम जो सूखा हुआ पेड़ रहता है ना, उस तरह से अपना शरीर रहता था। आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत लोगों की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई होती है तो वो रिंकल्स आ जाते हैं, है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि शरीर का मॉइस्चर, वाटर कंटेंट जो होता है वो स्किन में का वो कम होता है, उस जिससे इलास्टिन इलास्टिन फाइबर्स बनते हैं, और वो कम होने से वो एक दूसरे पे जम जाते ड्राई होने के कारण, इसलिए रिंकल्स बनते हैं। इस तरह से हर जगह शरीर के हर एक छोटे से छोटे सेल के काम के लिए, सेल में भी साइटोप्लाज्म होता है जो भी वाटर का फॉर्म है जिससे भी उसको पोषण मिलता है, हर एक काम के लिए, भले ही आपका शरीर हो या कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें हर जगह पानी की जरूरत होती है, उसके बिना कोई भी काम नहीं कर सकते। इस तरह से पानी जीवन है। इसी तरह से शरीर के लिए, पोषण के लिए भी पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये पानी अगर हम सोचे कि कैसा पानी पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, तो सबसे पहले कब पीना चाहिए इसका आंसर देती हूँ कि एक सेंसेशन है अपने बॉडी में ना, एक सेंसर्स लगे हुए हैं हर जगह पे। जब आपको प्यास लगती है तभी आपने पानी पीना। अभी हम समझो, अभी हम गर्मियां हैं, ये है वो है, ऐसा सोच के नहीं पानी पीना चाहिए, नहीं पानी पीना चाहिए, लेकिन आप कहीं बाहर ही नहीं जा रहे हो, आप दिन भर एसी में रह रहे हो, आप दिन भर वो स्वेट नहीं आ रहा है आपको, तो फिर आपको इतने पानी की जरूरत क्या है? क्योंकि कहीं क्षय ही नहीं है आपके बॉडी से पानी का, तो इतना पानी आपको नीडेड ही नहीं है। आपके बॉडी ने जब रिएक्शन दिया सही में कि अभी आपको प्यास लगी है, तभी आपने जाके पानी पीना है। बहुत लोग सुनते हैं पानी पीना है, पानी पीना है, इतना पानी पी लेते हैं, इतना पानी पी लेते हैं कि वो पानी शरीर से उतना ड्रेन ही नहीं होता है, वो जम जाता है। उसके कारण बहुत लोगों को स्वेलिंग्स आने शुरू हो जाते हैं, और भी बहुत सारे, मंदाग्नि हो जाती है, अग्निमंद हो जाता है, जो भी खा रहे हैं उसका इतना अच्छे से पचन नहीं होता है। तो ये अति सेवन में पानी जब पीते हैं तो उससे ये तकलीफ होती है। अगर पानी बहुत ही कम, अगर आपको प्यास भी लग रही है, आपको सेंसेशन समझ में नहीं आ रहा है, आप पानी नहीं पी रहे हो, या बहुत कम या बहुत काम में हो और आप बिल्कुल पानी नहीं पी रहे हो, बहुत रेयर पानी पी रहे हो, तो उसमें क्या होगा, एक ड्राइनेस आ जाएगी आपके शरीर में, आपका मुंह सूखने लग जाएगा, आपकी स्किन ड्राई हो जाएंगी, शरीर एकदम ढीला पड़ जाता है, एकदम चक्कर सा आने लग जाता है, और कभी कभी तो ना डेथ भी हो जाती है लेस वाटर के कारण। जहाँ कहीं पानी नहीं मिला किसी इंसान को कोई इसमें, तो उसके कारण डेथ भी हो जाती है। इस तरह से मात्रा जो होता है ना, या सिर्फ कब कितना पीना है, ये हमको हमारे शरीर को डिसाइड करने देना चाहिए। हाँ, किसी डिसीज के कारण आपको प्यास समझ में नहीं आ रही है तो आप वैसा मेंटेन करके रखिए। एक अडल्ट आदमी को जो नॉर्मल टेम्परेचर में रह रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं कर रहा है, उसको दिन भर में 3 लीटर पानी इज गुड इनफ। अगर सिर्फ ऐसी कंडीशन है कि कोई आदमी है जैसा प्रेस करने वाला इंसान हो, जो सतत अग्नि के संपर्क में रहता है, कोई खाना बनाने वाली लेडी है जो बहुत दिन भर गैस के पास खड़ी रहती है, उसको पानी की जरूरत ज्यादा है, क्योंकि अग्नि संपर्क में तुम्हारे जल जल का जो है क्षय होता है, तो आप उसको रिचार्ज कर लो पानी पीकर। लेकिन हम कुछ कर ही नहीं रहे, आराम से बैठे हुए एसी में दिन भर एक जगह बैठे हुए और पानी पिए जा रहे, पी रहे, ऐसे नहीं चलेगा। तो जब आपको प्यास लगती है, जब आपका शरीर डिनोट करता है, तभी आपने पानी पीना है। अब ये पानी कैसा होना चाहिए? देखो, पानी 2 टाइप का होता है। एक तो वर्षा, यानी ऊपर से जो आपका
आकाश से यानी बारिश में जो पानी गिरता है एक वो, और वही पानी जब जमीन में संपर्क में आके जमा हो जाता है, यानी वो नदी का हो सकता है, कुएं का हो सकता है, सरोवर का हो सकता है, आपके तालाब का हो सकता है, झरने का हो सकता है, और भी बहुत सारी जगह का, बोरवेल का हो सकता है। जहां जहां वो जाके बैठता है, वो जब जमीन के संपर्क में आता है तो उसको भौम जल कहते हैं, भूमि से संपर्क में आने वाला जल। तो इसके सबके गुण अलग है। जिस जमीन के संपर्क में वो आ गया, उसने वहीं का वो गुण धारण कर लिया, और वो पीने लायक है कि नहीं है वो जमीन के गुण पे डिपेंड करता है। सबसे बेसिक चीज जो आकाश से या बारिश से जो पानी होता है ना, वो दिव्य जल कहा जाता है उसको। तो एक सेकेंड, वो उसको दिव्य जल कहा जाता है। उसके गुण अगर हम देखते तो वो जीवन देने वाला है, वो तर्पण है, यानी पीने बराबर तुरंत एनर्जी मिलने वाली है, उसको तर्पण कहा जाता है। वो बुद्धि को बढ़ाने वाला है, आनंद देने वाला है। जैसे बारिश का मौसम आता है, बारिश होती है तो सब जगह ऐसा हरा हरा होता है, तो आपको बहुत प्रफुल्लित लगता है। वैसा ही वो पानी भी जब पिएंगे आप, तो वो आनंद देने वाला है, और हल्का होता है, ठंडा होता है, और एकदम पतला पानी होता है। ये उसके बेसिक गुण हैं। अब ये जो पानी है ये पीना चाहिए, ऐसे आयुर्वेद में कहा गया है कि ये जो पानी है ये आपने स्टोर करना चाहिए और पीना चाहिए। अब अब कैसे स्टोर कर सकते हैं उसको, या हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, अगर हमको यही पानी पीना है। अभी हमारे यहाँ ना जैन समाज बहुत ज्यादा है, तो मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो लोग साल भर का पीने का पानी स्टोर कर लेते हैं, और वो पूरा साल चलाते हैं वो पानी को, और उनको बहुत कम बीमारियां होती है। वो पानी वैसे भी वो पानी बॉईल करके ही पीते, क्योंकि कच्चा पानी नहीं पीते। लेकिन उनका जो स्टोर्ड वाटर है उसमें मैंने जाके देखा है, कोई कीड़ा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, साल भर पानी वैसे की वैसे रहता है। तो अगर हमको स्टोर करना है पानी, तो आयुर्वेद में बताया कि अश्विन महीने से जो आपका बारिश होगा उससे आप स्टोर, वो वाला पानी स्टोर करिए, क्योंकि वो शुद्ध जल होता है। लेकिन अभी हमारे यहाँ अश्विन महीना यानी अक्टूबर, अक्टूबर महीने में हमारे यहाँ बारिश कितनी होती है, कभी तो होती है, और हुई तो हमको बहुत जान पे आता है ना वो। लेकिन हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, कि वर्षा ऋतु में जो बारिश शुरू हुई है उसका एक 3-4 बारिश जाने देंगे, क्योंकि वो सब वातावरण का कचरा, गंदगी, कीड़े, बहुत सारी चीजें लेकर आएगा, तो वो हमको स्टोर नहीं करना है। उसके बाद तब तक आपकी छत भी साफ हो जाती है। उसके बाद जो बारिश होती है कि आप कुछ एक पाइपलाइन बना लो, और उसको आप इधर आप कुछ हौद या नीचे जो एक टैंक बना सकते हो, या टंकियां है आजकल हमारे पास अच्छी सिंटेक्स की। तो उन्होंने कहा ही है कि कृष्ण वर्ण के या श्वेत वर्ण के पात्र में उसको जमा करना चाहिए। तो काली टंकी या सफेद टंकी में भी हम उसको जमा कर सकते हैं। बस जमा करते समय जिस पात्र में आप जमा कर रहे हो वो एकदम साफ हो। वो पानी जमा होने के बाद में उसमें थोड़ा सा तो भी धूप का या हवा का संपर्क आना चाहिए। बहुत धूप में वगैरह नहीं रखना है, या बहुत हवा में नहीं रखना है। ऐसी जगह में रखने के बाद उसको हर टाइम आप निकालने के समय पूरा खुलेगा नहीं, वो जरा सा ही पार्ट या उसको नल रहेगा, ऐसा ही टंकी में हम उसको जमा करके रख सकते हैं। एंड वी कैन स्टोर अप टू 1 ईयर, नेक्स्ट ईयर तक। नेक्स्ट ईयर भी क्यों, हम 8 महीने ही हमको रखना है, नेक्स्ट 4 महीने में तो हमारा फिर से बारिश शुरू होने वाली। तो ये इस तरह से अभी तो मौसम ऐसे बदल गए हैं कि बारिश कभी भी हो रही है। तो मतलब ये हम सोच सकते हैं कि हम ये स्टोर, जिसके यहाँ ये फैसिलिटी होंगी, वो लोग एटलीस्ट बारिश के दिनों में तो भी वो जमा कर सकते हैं, एंड वो पानी एटलीस्ट 1 महीना या उतना बारिश के दिनों में तो भी हम पी सकते हैं, उतना तो भी हम हमारे बॉडी के लिए फायदा दे सकते हैं, क्योंकि वो दिव्य जल कहा गया है। राजा महाराजों के लिए ये स्टोरेज करने की पद्धति थी, और उनको मतलब एक हाईएस्ट स्थान था अपने समाज में, तो उनके लिए ये पानी पीने के लिए रिकमेंड किया गया था। अभी
हम लोग ये पानी पिए तो ये बहुत हल्का होता है पचने में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो बीमारियां होती है वो हम उससे अवॉइड कर सकते हैं। अब ये पानी अभी हम तो बहुत लोग बोलेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए जो अभी कॉरपोरेशन का पानी अवेलेबल है या हमारे बोरवेल का जो पानी है वही हम यूज कर सकते हैं। हम एक और काम कर सकते हैं, जो वर्षा ऋतु का पानी है, जो वाटर हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब वो डायरेक्ट बोर में आपके छत के पाइप अगर आप डाल सकते हो तो वो भी आपके यूज में आ सकता है। वो भी हम वर्षा वर्षा का ही पानी पिएंगे, उसी से मतलब उसका भी वही गुण आप ले सकते हो। तो इस तरह से हम उसको वाटर को स्टोर कर सकते हैं। दूसरा जो अभी नदियों का पानी, सब पानियों के गुण बताए उन्होंने, क्योंकि तब ऐसा कोई पाइपलाइन नहीं थी कि घर में पानी आता था, तब तो आपको जाके ही लेना पड़ता था। तो उन्होंने कहा था कि ये महीने में जैसे माघ महीने में सरोवर का पानी पी लो, भाद्रपद महीने में कुएं का पानी पी लो, जैसा जो महीने में ऋतु बदलता था वैसा, क्योंकि आयुर्वेद का प्रयोजन ही ऐसा था कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार प्रशमनम, यानी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य का रक्षण करना और जो व्याधिग्रस्त व्यक्ति है उसका व्याधि दूर करके उसको फिर से स्वस्थ बनाना। तो इसके लिए जो जो नियम थे, जैसे दिनचर्या, ऋतुचर्या, हमने देखा है ये सब। तो ऋतु के अनुसार पानी भी आप बदलो, खाना भी आप बदलो, ऐसा उन्होंने कहा था। बट अभी के जमाने में ये सब फिजिबल नहीं है। अभी हमारे यहाँ जो पानी आता है हम उसको ही कैसा शुद्ध और कैसा स्वच्छ पानी, पानी जो होता है ना वो एकदम स्वच्छ, शुद्ध और निर्मल, यानी मल रहित, यानी कोई जंतुओं से रहित पानी पीना चाहिए। उसके लिए अभी हमने क्या किया है, सिस्टम्स, आरओ लगा लिए हैं, यूवी फिल्टर्स लगा लिए हैं। लेकिन आरओ का पानी जो होता है वो सिर्फ क्या करते हैं वो लोग, डीमिनरलाइजेशन कर देते हैं, उसमें से सारे मिनरल्स जो होते हैं इम्पोर्टेंट वो चले जाते हैं और पानी का सिर्फ टेस्ट बदल देते हैं एडिशनली ये डाल के, या कार्बन फिल्टर से जब पानी रिवर्स ऑस्मोसिस करके उसमें से जब पानी आता है तो उसका टेस्ट बदल जाता है। वो टेस्ट के कारण हम वो इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि हम दूसरा पानी भी नहीं पी सकते। और वो पानी जब पीते हैं तो सिर्फ हमारी प्यास बुझती है, लेकिन जो पोषण पानी से मिलना चाहिए ना वो इतने प्रमाण में नहीं मिलता है। तीसरा है कि अभी जैसा मतलब ये सब पानी अभी समझो नदियों से कहीं किसी के यहाँ पॉसिबल है, तो नदियों से जो ऊपर से पानी आ रहा है, मतलब जो पत्थरों से गिरने वाली नदी है, फॉर एग्जाम्पल गंगा नदी, तो उसका पानी गिरते गिरते आ रहा है तो वो हल्का होता है पचने में, वो मधुर भी होता है, वो बल देने वाला होता है, वो हम पी सकते हैं। लेकिन कुछ नदियां ऐसी स्टेगनेंट बहती है, या आजकल सारे डैम में पानी स्टोर किया जाता है, बैक वाटर रहता है, तो वो पानी स्टेगनेंट होने के कारण जो नदियों के पानी का गुण होता है उसमें बहने के कारण आता है, तो वो उसमें आता नहीं है, इसलिए वो अभी रिकमेंड नहीं किया है आयुर्वेद ने। दूसरा है कि तालाब का पानी बेस्ट होता है ऐसा बताया है, क्योंकि एक टाइप का बाउंड्री रहता है उसको, और उसमें जो पानी होता है जैसे सूर्य की ताप से वो शुद्ध होते रहता है, और उसमें नीचे झरने रहते हैं तो उसका पानी फिल्टर होते रहता है ऑटोमेटिकली, इसलिए बोला है कि तालाब का पानी हम पी सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ जो यूजुअली अराउंड मतलब बहुत सारे सिटीज में जो वाटर आता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम तालाब से, आजू बाजू में कुछ पॉन्ड्स होते हैं उससे आता है, वहां से आने वाला जो पानी होता है वो हम पी सकते हैं। और ये पानी मतलब हम स्टोर भी करके रख सकते हैं। जैसे बहुत लोगों के यहाँ 8-8 15-15 दिन के बाद पानी आता है तो लोगों को लगता है पता नहीं ये पानी मैं पीऊँ या नहीं पीऊँ, बस उसका सिर्फ शुद्धिकरण प्रक्रिया अलग अलग है, आप उसको शुद्ध करके आप उसको पी सकते हैं। उसके बाद ना ऐसे बताया जैसे वर्षा का पानी सबसे बेस्ट, यानी ऊपर से गिरने वाला, फिर उसके बाद में तालाब का पानी, फिर उसके बाद में बोरवेल का पानी है, और यानी वो जमीन के नीचे का पानी है, वो भी अच्छा होता है। लेकिन क्या होता है, वही फिर जमीन के जो गुण है वो उसमें आते हैं, किसी किसी कोई कोई जमीन में क्षार
कंटेंट ज्यादा होता है तो पानी भी वो बहुत हेवी होता है, तो वो पचने में दिक्कत ही देता है। इसलिए सारे बोरवेल का पानी अच्छा रहेगा ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तीसरा है कि जितना डीप पर हम जाते हैं उतना पानी स्वच्छ शुद्ध रहता है, लेकिन उसको जितना हम खींच रहे हैं, उसका जितना हम निचरा कर रहे हैं, वो उसका अगर वाटर कंटेंट वहां कम है तो वो और हेवी होते जाता है, तो वो पानी हम अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद अभी गर्म पानी पीना चाहिए या ठंडा पानी पीना चाहिए, ये आयुर्वेद में ना मोस्ट ऑफ द टाइम उष्ण जल, उष्ण जल यानी गुनगुना पानी या गर्म पानी ऐसे पीने के लिए बोला है। क्यों? तो आयुर्वेद ने बीमारी का उत्पत्ति स्थान आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से माना है, यानी अगर आपका अग्निमंद हो गया है और आपने खाना खा लिया है, उसका अच्छे से पचन नहीं हुआ है, तो उससे आम नाम का एक विषय द्रव्य बनता है और उसी से आपके शरीर में बीमारियां फैलती है। तो ये जो उष्ण जल अगर हमने लिया तो ये आम को पचाने का काम करता है और उससे फैलने वाली बीमारियों का रोकने का काम करता है। तो इसलिए आयुर्वेद ने उष्ण जल को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। अभी उष्ण जल कब पीना है? इतनी भरी गर्मी पड़ी है, आप बाहर जा रहे हो और ऐसा गरम गरम या गुनगुना पानी पी रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये ऋतु के हिसाब से पीना है। हम बाकी ऋतुओं में उष्ण पोष्ण जल पी सकते हैं, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में शीत ही पानी पीने को बोला है। शीत क्यों? उसमें और शीत बनाने के लिए उसमें मोती डाल के रखो, उसमें मोगरे के फूल डाल के रखो, उसमें खस का जो एक रूट्स आते हैं उसको आप डाल के रखो, उससे आप पानी को अंदर से ठंडा शीत प्रवृत्ति का बनाओ। पानी वैसे ही शीत प्रवृत्ति का होता है, लेकिन कुछ प्रोसेसेस के कारण जैसे क्लोरीन डाल के आता है हमारे यहाँ, तो उसमें थोड़ी उष्णता निर्माण हो जाती है। तो वो और ठंडा करने के लिए मटके में आप ये चीजें अगर डाल के रखो, थोड़े से अच्छे प्योर मोती या एखादा चांदी का कॉइन या रोज मोगरे के 2-4 फूल जो एकदम पानी को सुगंधित तो कर देते हैं लेकिन उतना ही ठंडा प्रवृत्ति का बना देते हैं, या अच्छा वाला गुलाब का फूल, जो भी आप डालो स्वच्छ डालो। इससे पानी आपका ठंडा भी होता है, ठंडे तासीर का भी बन जाता है और वो ग्रीष्म ऋतु में आपको बल देने का काम करता है। तो उष्ण पानी कैसा होना चाहिए? उसको बॉईल करने के बाद हम 1/8, 1/4 या हाफ इस क्वांटिटी में उसको बॉईल करना चाहिए, या एकदम ही वार्म। ऐसे 4 टाइप के जल का उन्होंने अलग अलग गुण दिए हैं। तो अभी 1/8 टाइम हम बॉईल करने के कर रखा हुआ पानी हम ज्वर जैसे, यानी जब बुखार आता है नॉर्मल फर्स्ट फीवर, फर्स्ट डे ऑफ फीवर या सेकेंड डे ऑफ फीवर में हम उसको यूज करके उससे उसका ट्रीट कर सकते हैं उसको। तो इस तरह से उसका यूज किया जाता है। अभी 1/4 एंड हाफ पानी कब किया जाता है कि जैसे समझो आपको कोई ऐसा अलग बीमारी, मतलब अगर आपको वजन कम करना है तो आपको 1/4 या हाफ बॉईल करके वो वाला पानी पीना चाहिए। तो ये एकदम गर्म पियेंगे क्या? नहीं, इसको बॉईल करना है और फिर इसको ठंडा करना है, तो इसको श्रुत शीत जल कहते हैं। गर्म करो, बॉईल करो और ठंडा करो फिर पियो। हम लोग रेकमेंड करते हैं ओबेसिटी के पेशेंट्स को कि आप समझो आपको दूसरे दिन 3 लीटर पानी पीना है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर है, सब कुछ अच्छा है, तो वो 3 लीटर पानी के लिए हम उनको बोलते हैं आप 4.5 लीटर पानी बॉईल करो। 4.5 लीटर का एक 3 लीटर, 3.25 लीटर पानी बॉईल करके बनाओ और उसको ठंडा कर लो। ठंडा करके हंडे में या आपके स्टील के कोई बॉटल्स में ऐसा भर के रख लो और वही पानी दिन भर पियो। पानी पीते समय ना घूट घूट बार बार पीना चाहिए, एक साथ बैठ के 2-2 ग्लास 3-3 ग्लास गट 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 पी रहे, ऐसा नहीं पीना है। पानी थोड़ा थोड़ा, जैसे हम खाना पानी के जैसा पतला करके खाते हैं वैसा पानी भी खाने के जैसा घुट घुट पीना चाहिए, ऐसा है। तो वो क्या करता है, वो जाके एकदम से अगर आप पानी पी लिया आपने, तो आपका अग्नि का जो काम अंदर कंटिन्यूस चालू रहता है उस पे धपाधप पानी गिर गया कि वो अग्नि मंद हो जाता है और आपको इंडाइजेशन। बहुत लोग कंप्लेंट करते हैं मेरा पेट एकदम गच्चो हो गया है, मुझे एकदम मोशंस ठीक से नहीं होते, मैं तो इतना पानी पीती हूँ, मैं तो ऐसा करती हूँ, मैं तो ऐसा। बट आपकी प्रकृति क्या है, आपको जरूरत कितनी है और आप कैसा पानी पी रहे हो, कैसे बैठ के खटाखट खटाखट पानी पी रहे हो, तो उससे अग्निमांद्य होगा और उससे ये सब प्रॉब्लम्स होंगी।
इसलिए पानी बार बार घुट घुट ही पीना है, इतना ध्यान में रखिए। अब ठंडा पानी देख लिया हमने, गर्म पानी देखिए। गर्म पानी बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। जॉइंट में स्वेलिंग आ जाता है बहुत लोगों को, उसको रूमेटॉइड बोलते हैं हम। उन लोगों ने कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उन्होंने हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो आमवात होता है, वो जॉइंट्स में जाके आम बैठ जाता है, उसको पचाने के लिए आपको गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। तो वो ये जो गुनगुना पानी होता है ना, वो आपके गले के लिए अच्छा होता है, आपकी आवाज के लिए अच्छा होता है। किसी को यूरिन अगर अच्छे से साफ नहीं हो रही तो बस्ती शोधक होता है, लघु होता है, पचने में हल्का होता है, वात और कफ कम करता है। अग्नि, अगर आपको भूख नहीं लगती है तो उससे अग्नि बढ़ जाती है। वजन कम होता है, जिसको सांस की तकलीफ है या एकदम ही बार बार सर्दी होती है, उन लोगों के लिए उष्ण जल रेकमेंड किया है, उष्ण जल रेकमेंड किया है। उष्ण जल भी एकदम ही चाय के जैसे सिप ले लेके ऐसे नहीं पीना है, क्योंकि आपके मुंह से अंदर पूरा म्यूकोजा है, वो बाहर के स्किन के जैसा नहीं है, तो वो जल गया, छाले आ गए तो आप दूसरे दिन पानी नहीं पी पाओगे। तो ऐसे नहीं करना है, कभी भी पानी हल्का गुनगुना होने के बाद ही, ठंडा होने के बाद ही पीना है। भले ही आपने उसको आधा आधा बॉईल कर लिया, 1/4 बॉईल कर लिया, लेकिन पानी गर्म नहीं पीना है, उसको हल्का हल्का ठंडा होने के बाद ही आपको पीना है। इसके साथ एक खास पानी का रिकमेंडेशन दिया है उन्होंने, वो है नारियल का पानी। नारियल का पानी एकदम स्निग्ध होता है, मधुर होता है, वृक्ष यानी बल देने वाला होता है, शीतल, और जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना तो एकदम तुरंत आपको वो उससे रिलीफ देने वाला होता है। बहुत डिहाइड्रेशन है, नारियल पानी पी लो, हमारे इसमें बोला जाता है। तो कच्चे नारियल का पानी जो होता है वो बहुत जल्दी एनर्जी देने वाला होता है। और ये पानी हम कभी भी पी सकते हैं जब आपके शरीर को जरूरत हो। उसके बाद में ऐसे भी हम सोचे कि भाई एक्टिव वाटर भी रहता है, यानी जो सिर्फ प्योर पानी, और दूसरा पानी होता है पैसिव वाटर। जैसे हम वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, हम जो भी खा रहे हैं, हर चीज में वाटर कंटेंट होता है, तो हम उसको पैसिव वाटर बोलेंगे। अब देखो, अगर हम खाना खा रहे हैं, एक श्लोक आया है संस्कृत में, अजीर्णे भेषजम वारी जीर्णे वारी बलप्रदम, भोज सॉरी भोजने चामृतम वारी भोजनांते विषप्रदम। अजीर्णे भेषजम वारी, जब भी आपको अजीर्ण हुआ है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो वो भेषज यानी आप दवाई, और वारी यानी पानी, दवाई बोल के पानी दवाई बोल के काम करेगा। जीर्णे वारी बल प्रदम, जिसका पूरा अच्छे से पाचन हो गया है, उसने जब पानी पिया तो उसको बल देने का काम करता है। भोजने चामृतम वारी, यानी खाना खाते समय बीच बीच में जब आप पानी पीते हो तो वो अमृत के समान काम करता है। क्यों? खाना जब जाता है अंदर तो बोलस फॉर्म में हो जाता है। समझो आप उड़द की दाल पीस रहे हो और बिल्कुल भी पानी नहीं है, एक ड्रॉप भी, तो आपकी मिक्सी घूमेंगी क्या? नहीं ना। तो उसको थोड़ा थोड़ा तो आपको पानी डालना पड़ेगा। उसी तरह से अंदर भी एक मिक्सचर होता है, उसमें वो बोलस अच्छे से फॉर्म हो, उसमें बाकी एंजाइम्स अच्छे से एसिमिलेट हो, इसके लिए इसमें पानी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, तभी जाके वो पूरे आहार के आपके पाचन करेगा। तो जब भोजन के बीच बीच में, अब ये जो पानी होता है ना, ये आप सिर्फ पानी नहीं पिए तो भी चलता है, आप छाछ के रूप में ले सकते हो, आप दाल के पानी के रूप में ले सकते हो, तो ये पैसिव वाटर हो गया। तो इस तरह से भी हम पानी को शिफ्ट कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी एवरी टाइम आपको प्योर पानी की ही इनटेक करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि पोषण मात्रा कम है तो सिर्फ पानी से नहीं होगा। अभी समझो किसी को चक्कर आने लग गए, बीपी लो हो गया, तो हम क्या बोलते हैं? शक्कर नमक का पानी दो। सिर्फ पानी पीने से बीपी बढ़ेगा क्या? जब शक्कर नमक उसमें जाएगा तो वो न्यूट्रिएंट्स वहां तक तुरंत जाके उसका बीपी बढ़ जाता है। उसी तरह से जब भी न्यूट्रिशन की कमी है, समझो कोई एनीमिक पेशेंट है, यानी उसका खून की मात्रा बहुत कम है, हीमोग्लोबिन कम है, तो हम क्या बोलेंगे? तुम काली मनुका को भिगा लो, उसका जूस निकाल लो और वो पानी पियो, पानी के साथ डाइल्यूट करके। आप कोकम का शरबत पियो, आप अनार का जूस पियो। तो ये इस तरह का पानी देने से उसको पोषण जल्दी मिलेगा। तो पोषण के साथ वाला पानी देना। भोजन अंते विषप्रदम, भोजन के आखिरी में जब बहुत
खाना खा लिया और गटागट 2 गिलास पानी पी लिए, तो जो अग्नि का काम है वो पूरी तरह से ठप्प हो जाता है और वो विष के जैसा काम करना शुरू कर देता है। तो विष अगर क्या आया है, अगर वो विष जैसा काम करता है तो उसका फायदा ही नहीं है। इसलिए कभी भी पानी पीते समय, भले ही आप पानी पियो, भले ही आप छाछ पियो, भले ही आप कोई भी एक आधा लिक्विड उसके साथ आप ले सकते हो, तो वो बीच बीच में एक एक घुट करके पीना चाहिए। इस तरह से जब पानी पिया जाता है ना, तो वो आपको शरीर को ताकत देता है। अब ये पैसिव वाटर में बहुत सारे पानी आते हैं, मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, अनाज, ये सब आता है। एक मिनट, फोन दे अटर। पैसिव वाटर जब जो होता है ना, वो हमको बाकी चीजों से जब मिलता है तो हम उसको न्यूट्रिशन बेस के लिए यूज कर सकते हैं। और एक्टिव वाटर जब होता है ना, वो हमको डायरेक्टली जब पानी की जरूरत होती है हम तभी उसको यूज कर सकते हैं। अब ये पैसिव वाटर में सब आता है, जैसे हम कषाय है, सिद्ध जल है, हम फांट या इन्फ्यूज वाटर है, ये भी हम पैसिव वाटर में ही कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से जब जैसे कोई व्यक्ति है जिसको पसीना बहुत ज्यादा आता है, या जैसे हमने देखा कि गर्म वातावरण में जो व्यक्ति काम करता है, या जो बहुत अंग मेहनत का काम करता है, या जिसको बहुत यूरिन होता है, या जिसका न्यूट्रिशन बहुत ही ज्यादा डाउन है, उन लोगों को ये पैसिव वाटर ज्यादा दिया जाता है। जैसे गर्भिणी होती है तो हम बोलते हैं कि आप पहले 3 महीने में इस तरह का पैसिव वाटर ज्यादा लो, तो इससे जल्दी जल्दी पोषण मिलता है फीटस को, और उसका ग्रोथ अच्छे प्रमाण में होता है, क्योंकि रस धातु का काम वहां अच्छे से होना चाहिए। अब स्त्रियों में भी ना इस पैसिव वाटर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि स्त्री का जो शरीर है वो रस धातु पे बेस्ड है। रस धातु अगर अच्छा होना चाहिए आपका, तो वो इस तरह से आपको मेंटेन करना चाहिए कि आप पानी तो लो ही, लेकिन उसके साथ ये पैसिव वाटर, यानी टोटल आपका जो क्वांटिटी है पानी का 3 लीटर का हमने रेकमेंड किया है, तो वो 3 लीटर में आप पैसिव वाटर ज्यादा बढ़ाइए। तो ये पूरा टोटल पानी हमको देना है। हम चाय भी ले रहे हैं, हम जूसेस भी ले रहे हैं, हम छाछ भी ले रहे हैं, और ऊपर से हम 3 लीटर पानी पी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आपका वाटर कंटेंट बॉडी का होना चाहिए पर डे, वो 3 लीटर्स, यानी उसमें ये सब चीजें आ जाएंगी। आपका दाल, सब्जी, दूध, चाय, छाछ, पानी, जूस, एवरीथिंग, ये पूरा लिक्विड कंटेंट जो होना चाहिए वो 3 लीटर, और ज्यादा से ज्यादा 4 लीटर, डिपेंड करता है। मैं एक एवरेज बता रही हूँ, ये हर बॉडी के हिसाब से अलग भी हो सकता है। अगर किसी का पित्त प्रकृति का बॉडी है तो उसको पानी और भी ज्यादा लग सकता है, ये सब चीजें डिपेंड करती है। अब अगर कोई बहुत ज्यादा पित्त प्रकृति का व्यक्ति है और उसको अगर गर्म पानी पीना है, तो उसने क्या करना चाहिए, तो उसने पानी बॉईल करना चाहिए और फिर उसको मटके में डाल देना चाहिए, बॉईल करके ठंडा करके। जैसे हमने देखा श्रुत शीत जल जो होता है वो मटके में डाल के वो पी सकता है, तो यानी उसको उष्ण जल के भी गुण मिल गए और ठंडे जल के भी गुण मिल जाते हैं, तो दोनों, पित्त भी कम हो जाता है और बाकी डिसीजेस भी कम हो जाते हैं। इस तरह से हम उसको ट्रिकली यूज कर सकते हैं। फिर भी आप आपके डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो। बहुत बार ऐसे होता है ना कि बहुत लोगों को आदत होती है कि मैं मतलब अति प्रमाण में पानी पीते हैं, यानी समझो कोई दादाजी है और उनका पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वो एक बेचैनी रहती, तो वो बहुत बार बार गुनगुना पानी और ये सब पीते रहते हैं, लेकिन वो जाके डायरेक्टली आपके मोशन को पास नहीं करने वाला है। आपके मोशन को जब कॉन्स्टिपेशन होता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो सिर्फ पानी से आपको राहत मिलेंगी ऐसा नहीं, फिर आपको उसके साथ कुछ, तो जैसे कषाय अगर है, आपको हिरडे का पानी लेना चाहिए, आपको ज्येष्ठमध हरडा के साथ में गर्म पानी लेना चाहिए, आपको त्रिफला का काढ़ा लेना चाहिए। इस तरह से जब आप गर्म पानी अंदर डालते हो तो वो कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ कम हो जाती है। तो ये पानी का तरीका है। अब कितना पानी पीना है, कैसे पीना है, कब पीना है, ये तो हमने सब देख लिया। अभी हम, हमारा क्या है कि शुद्ध पानी जो है, शुद्ध पानी जो है वो
कैसे मतलब कैसे शुद्ध करना चाहिए। अभी हमारे पास जैसे आरओज है, यूवी फिल्टर्स है, यूवी फिल्टर्स तो भी हमारे लिए ठीक है, मतलब वो सिर्फ यूवी रेज छोड़ के जर्म्स को किल करते हैं। लेकिन आरओ जो होता है, अगर आप अभी बहुत सारे ऑप्शन है, अल्कलाइन एंड ऑल दिस थिंग्स, उतना डिटेल स्टडी उसका करना चाहिए। लेकिन डीमिनरलाइज्ड वाटर जो है वो पीने से शरीर को 100% नुकसान होता है। या फिर आप जैसे केंट आरओ है फॉर एग्जांपल, तो उसमें वाटर का टीडीएस मैनेज करके रख सकते हो। तो वाटर टीडीएस काउंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, तो वो जो टीडीएस होता है वो आपको 70 to 100 के बीच में मेंटेन करके रखना चाहिए। जो हम जार का पानी पीते हैं ना, उसका टीडीएस 20 होता है, दैट इज हाईली डेंजरस, मतलब वो कुछ भी आपके शरीर को पोषण देने वाला नहीं है। तो आपको टीडीएस ऐसा मेंटेन करके रखो, जो आपके घर में आरओज है उसमें हम कर सकते हैं, उसको एडजस्टेबल रहता है वो, तो बार बार उसको चेक करके उसका टीडीएस मेंटेन करके रखना चाहिए। ठीक है। और आप अगर ये अवॉइड नहीं कर सकते हो तो मैं बता रही हूँ पानी के शुद्धिकरण के आयुर्वेद के तरीके क्या है। पहले तो पानी जो आता था, अब अभी जितनी नदियां या तालाब या इतनी गंदगी हम फैला रहे प्लास्टिक इससे, तब इतना नहीं था। पानी स्वच्छ ही होता था, वो सिर्फ कपड़े से छान लेते थे और पी लेते थे। पर कुछ तरीके उन्होंने बताया, सबसे बेसिक जो अभी भी यूजफुल है वो उबालना। उबालने से उसके जर्म्स चले जाएंगे, उसका जो क्षार है वो नीचे जमा हो जाएगा, और उसकी मतलब वेपर्स से उसकी गंदगी भी हट जाती है, और फिर वो स्टेबल होने के बाद उसको छान के पी सकते हैं। ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन होता क्या है कि इसमें गैस लगेगा, इसमें ये लगेगा, इसमें वो लगेगा, ऐसा है। लेकिन एटलीस्ट अगर 4 लोग घर में हैं, 12 लीटर पानी हम बनाने वाले हैं, उसमें से भी हम ऐसा सोच सकते हैं कि 3 लीटर हमको प्योर पानी नहीं पीना है, हमको बाकी सारी चीजें लेनी है। तो हम ऐसा समझो 2 लीटर ही पानी एक जन को लग रहा है, तो 3 लीटर का 2 लीटर बनाना है आपको, यानी 4 लीटर, 4 जनों के लिए 8 लीटर का आपको एक 12 लीटर का 8 लीटर बनाना है, ऐसा पकड़ के चलो। तो इतना करने के लिए हार्डली एक 10 मिनट आपको गैस लगता है। तो वैसा अगर आप मैनेज करते हो तो बेस्ट, क्योंकि हम बाकी चीजों के लिए भी तो इतनी सारी चीजें इन्वेस्ट करते ही हैं। तो खुद के शरीर के लिए हम ये कर सकते हैं, जिसको बेसिकली जिसको बहुत ज्यादा इनडाइजेशन की, गैसेस की तकलीफ है, उनके लिए तो यही पानी हम रेकमेंड करेंगे। तो आप इस पे शिफ्ट हो सकते हैं। 8-10 दिन, 15 दिन आप पहले ट्राई करिए, धीरे धीरे शरीर का सब तासीर बदलने को टाइम लगेगा। 15 दिन के बाद में ये वर्क करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा उन्होंने उपाय बताया था, सूर्य के ताप से उबालना। अभी तो सोलर हीटर्स भी आ गए हैं, अगर पीने का पानी अगर ऊपर है तो वैसे ही पानी बॉईल हो जाता है। इन दिनों में तो वैसी कोई तकलीफ नहीं होती है। दूसरा है कि उन्होंने एक और तरीका बताया, जैसे आप लोहे का गोला है या मिट्टी का ढेला है, ऐसा गर्म कर लो एकदम रेड हॉट, और वो पानी में बुझा दो। तो वो क्या करेगा, उसके हीट से आजू बाजू के जो जर्म्स है वो मर जाएंगे। ये तरीका था उनके पास। और समझो दुर्गंधित पानी है, मतलब उसमें कोई स्मेल आ रही कुछ टाइप की, जैसा मैंने बताया कि फूल डाल के, मोगरे के फूल है, कमल के फूल है, केतकी के फूल है, ऐसा उन्होंने डाल के उसको शुद्ध करने के लिए कहा। कुछ और चीजें भी डालने के लिए कही थी, जैसे एक निर्मली के बीज आते हैं, वो अगर हम डाल देते हैं, लेकिन वो बहुत कॉस्टली अभी अभी के टाइम में। सबसे आसान तरीका है फिटकरी। अगर आपका जो पीने के पानी की टंकी होंगी उसमें आप एक लेयर फिटकरी का डाल के रखते हो, तो महीना भर चलता है वो, बिल्कुल जरा सा पाउडर फॉर्म में एकदम बेस में डाल देना चाहिए, तो पानी शुद्ध होते होते ही आता है। तो वो एक सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ मणियों के लिए भी बताया उन्होंने जो पानी शुद्ध करता है, लेकिन हम उस पर अभी रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि अभी जो डिसीजेस है, अभी वाटर बॉर्न डिसीजेस और ये सब डिसीजेस बहुत ज्यादा प्रमाण में है, तो हम उस पे एकदम से रिलाई नहीं कर सकते हैं। हम अभी के जो तरीके हैं, कुछ मेडिसिन आते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह जैसे, वो भी डाल के हम कुछ हद तक शुद्ध करके ले सकते हैं। लेकिन अगर हम वर्षा का स्टोर करके रखते हैं पानी, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस तरह से हमने देख लिया कि पानी कैसा, क्या कैसे स्टोर करना है, क्या शुद्ध कैसे शुद्ध करना है वगैरह। अब देखते हैं कि ये औषध के रूप में कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है, मतलब मैंने अभी बताया कि सिद्ध जल एक, दूसरा है कि हम कषाय फांट यानी इन्फ्यूज्ड वाटर या उसके काढ़े बना के या उसका स्वरस यानी उसका रस पानी में निकाल के ऐसा ले सकते हैं। और तीसरा उसका ये रहता है कि डायरेक्ट पानी, जैसा अभी देखो फर्स्ट हम देखेंगे सिद्ध जल कैसे बनाते हैं। एक इसमें ना धातु से सिद्ध जल बनाया जाता है, अभी वो चार्ज्ड वाटर्स वगैरह जो बोलते हैं। तो इसमें हम जो रेकमेंड करते हैं, आयुर्वेदा ने जो रेकमेंड किया, एक सुवर्ण सिद्ध जल है, एक रजत सिद्ध जल है, ताम्र सिद्ध जल, ये तीन धातुओं को ही ज्यादातर प्रमाण में यूज करने के लिए कहा है। इवन उन्होंने पानी पीने के लिए, रखने के लिए भी उन्होंने कहा है कि सोने के या चांदी के या तांबे के या कांसे के बर्तन में सुगंधित करके वो पानी रखे और वो पानी दिन भर पीना चाहिए। वो सब अभी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम स्टील के बर्तन में रखते ही हैं और रख भी सकते हैं और वो पानी हम पी सकते हैं। तो फ्रिज वाटर से बेटर रहता है कि हम मटके का पानी पिए ज्यादा से ज्यादा। हमारा मिट्टी से जो आ रहा है, अभी तो मटके भी बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, लेकिन काली मिट्टी का जो मटका होता है वो सबसे यूजफुल रहता है। तो आप उसी का ज्यादा से ज्यादा यूज करिए, ऐसा मैं बोलूंगी। क्योंकि फ्रिज का पानी आप देखिए, गौर करिए, जितना ठंडा चिल्ड आप पानी पियोगे उतनी ज्यादा आपको प्यास लगती है। क्योंकि वो उसमें एक अग्नि का संपर्क रहता है, वो भले ही ठंडा रहता होगा लेकिन वो शरीर को जाके उष्ण गुण का ही गुण देता है, और वो गलत तरीके से देता है। इसलिए फ्रिज का चिल्ड वाटर ना पीते हुए मटके का ही पानी प्रेफर करिए। आप पीजिए, बच्चों को भी उसी की आदत लगाइए। हमारे कुमार लोग जो बहुत मेहनत से अच्छे मटके बनाते हैं, आप उसका यूज करिए, और सही में वो पानी इतना टेस्टी लगता है कि कोई कहीं के भी किसी भी पानी की उसको सर नहीं आती। तो मटके का वापर करिए। अभी हम चल रहे सिद्ध जल की तरफ। सिद्ध जल दो प्रकार से बनाया जाता है। एक, अगर हम जैसे 2 ग्लास पानी बॉईल करें और उसमें हम सोने का एक कोई कॉइन डाल दे और उसको बॉईल करके एक हाफ ग्लास कम कर ले और 1.5 ग्लास बना ले, वो पानी थोड़ा सा कॉइन निकाल के वो पानी गुनगुना होने दे या थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आने दे, और फिर वो दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके एक एक घूंट हम उसको पी सकते हैं, या उसको हम हमारे मटके में डाल सकते हैं या हमारे बच्चों के बॉटल में डाल के दे सकते हैं। ऐसे ही रजत यानी चांदी से सिद्ध कर सकते हैं, ऐसे ही तांबे से भी सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए जो यूज कर रहे हैं चीज हम, वो एकदम शुद्ध स्वच्छ होनी चाहिए, इतनी बात हमेशा ध्यान रखिए। और दूसरा तरीका क्या है कि जो मटका है उसी में आप ये जो है एक चांदी का कॉइन, एक मोती, एक छोटी सी सोने की तार, अभी सोना रखना है बहुत कॉस्टली है, लेकिन आप ऐसा कर सके तो एक तांबे का कॉइन, ऐसे 4-5 चीजें उसमें डाल के रात भर रख लो, सुबह उसको निकालो और दिन भर वो पानी पिलो। इससे भी वही गुण मिलते हैं। तो ये जो होता है, अभी इनके गुण क्या है, क्यों ये लेना चाहिए नॉर्मल वाटर से, इसमें क्या अलग चीज है जो ये पीना चाहिए। मैं पहले चांदी से सिद्ध पानी की उपयोगिता बताती हूँ। ये बहुत ठंडा रहता है। ये गरम, जो बहुत लोग जो ब्रेन का काम करते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा क्या बोल सकते हैं, बौद्धिक काम करते हैं, उनके लिए एक सबसे बेस्ट वाटर रहता है। जिनको बहुत स्ट्रेस आता है ना, उनके लिए ये सबसे फायदेमंद रहता है। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं कंटिन्यूस, उनके लिए भी ये, क्योंकि रजत जो चांदी का जो गुण होता है ना, वो बुद्धि विकास के लिए भी हेल्प करता है, स्ट्रेस भी कम करता है और ठंडक देता है। यानी जो बच्चे या जो बड़े भी जो चिड़चिड़ करते हैं, जो गुस्सा करते हैं या बहुत ज्यादा उनको जल्दी स्ट्रेस आ जाता है, ऐसे लोगों के लिए चांदी का पानी सबसे बेस्ट रहता है। इसलिए अपने यहाँ आपने देखा होगा कि पहले चांदी के ग्लासेस देते थे छोटे बच्चे जब होते थे किसी को, तो चांदी की कटोरी से ही दूध पिलाया जाता था, चांदी में ही सब कुछ दिया जाता था। अभी भी बहुत लोग करते हैं। वैसे ही सुवर्ण सिद्ध जो जल है वो हल्का सा गर्म रहता है, तो गर्मी में बहुत ज्यादा लोगों को वो टॉलरेट नहीं होता है, लेकिन बुद्धि विकास के लिए सुवर्ण सिद्ध जल इज द बेस्ट।
जैसे जो बच्चे 0 to 6 years के होते हैं उनके ब्रेन में न्यूरॉन का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है 6 years तक। तो उनको आप थोड़ा थोड़ा 2-2 चम्मच भी रोज सुवर्ण सिद्ध जल पिलाते हो तो उसका ग्रास्पिंग पावर और ये सब चीजें बहुत, हाँ उसके साथ बहुत सारी बाकी चीजें भी मायने रखती है, लेकिन एटलीस्ट ग्रोथ के लेवल तक उसको बहुत हेल्प करता है। उसके साथ अगर किसी बच्चों का या बड़ों का किसी का वजन नहीं बढ़ता है तो उनको भी ये सुवर्ण सिद्ध जल पिलाने से उनका भी वजन बढ़ता है, बट उनका अग्नि पहले अच्छा कर लेना चाहिए। उसके बाद में ताम्र यानी तांबे का जो होता है वो पानी लेने के लिए सुवर्ण सिद्ध जल क्या क्या था, मैं क्वेश्चंस बाद में देखती हूँ, मुझे वो लिंक नहीं लगेगी। तो तांबे का जो पानी है इसी तरह से हम चार्ज कर लेंगे और वो लीवर के अगर किसी को लीवर का डिसीज है या किसी का पाचन शक्ति बहुत ज्यादा कमजोर है या जॉन्डिस बहुत 1-2 बार हो चुका है उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बहुत संभाल के यूज करना पड़ता है। अति प्रमाण में उसका पानी नहीं यूज करना है। आप तांबे के लोटे में रख के वो पानी भी पी सकते हो डेफिनेटली। तो इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। सुवर्ण जल तांबे के जग में रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं, मैं आपको सब बताऊंगी, आप पहले सुन लीजिए मेरा। दूसरा जो टाइप है एक इन्फ्यूज्ड वाटर, अभी जैसा डिटॉक्स वाटर्स और ये सब बहुत निकले हैं, तो इसकी संकल्पना आयुर्वेद से ही है, ये अभी का नहीं है, बस अभी उन्होंने फॉर्म चेंज कर दिया है। तो ऐसे काकड़ी टोमेटो ये वो बहुत सारी चीजें आप डालोगे तो सबका वीर्य अलग अलग होता है, सबका जब पानी एक साथ इन्फ्यूज करके पियोगे तो मे भी आपको तकलीफ हो सकती है, मे भी आपको अच्छा भी लग सकता है, ऐसा मैं बोल नहीं सकती, लेकिन हम हमारे हिसाब से हर एक प्रकृति के हिसाब से रिकमेंडेड ही चीजें आपको लेना चाहिए। अभी इन्फ्यूज वाटर का रोल क्या है, मैं कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। इन्फ्यूज वाटर यानी क्या होता है, बहुत बार हम क्या बोलते हैं, पानी एकदम गर्म कर लो, एकदम बॉइल्ड वाटर ले लो और उसमें जो चीजों का आपको इन्फ्यूज वाटर बनाना है वो डाल दो, रात भर या 10 घंटे आप उसको ढक के रख दो और उसको फिर छान के वो पानी पी लो, तो दैट इज इन्फ्यूज वाटर। अब इसमें हम धने जीरे का पानी ले सकते हैं, जैसे बहुत लोगों को यूरिन की कोई तकलीफ है, जलन हो रही है या कहीं बॉडी में अंगार हो रही है, कहीं एकदम हीट जैसा लग रहा है, तो रात में धने जीरे भिगा के सुबह आप वो पानी पी सकते हो। दूसरा चावल का पानी हम ऐसा ले सकते हैं, जिस फीमेल्स को हेवी ब्लीडिंग होता है, वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसा चावल का भी ऐसा ही पानी हम दिन भर में ले सकते हैं। उसके साथ में हम गुलाब की पंखुड़ियों का पानी ले सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा हीट होती है, बहुत लोगों को ऐसे पसीना स्वेटिंग बहुत होता है अपने पाम्स पे और सोल्स पे, या छिलके निकलने लग जाते हैं, उन लोगों के लिए गुलाब का पानी, या पेट साफ नहीं हो रहा है उनके लिए भी गुलाब की पंखुड़ियों का पानी वो पी सकते हैं। ये इस तरह से हम इन्फ्यूज वाटर दवाइयों के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जैसे बहुत लोगों को टैनिंग बहुत हो जाती है, तो हम अनंत मूल का जो चूर्ण है, यष्टि ज्येष्ठ मद और अनंत मूल का चूर्ण, उसको भी ऐसा इन्फ्यूज वाटर के रूप में हम देते हैं, जिससे उनका अंदर से जो रक्त शुद्धि का काम अच्छा होता है, तो वो टैनिंग कम करता है। ऐसे बहुत सारे जो, क्यों बताए हैं ये सब चीजें, जिस अभी समझो मैं, हमारे यहाँ एक पाउडर फॉर्म में ही मेडिसिन मिलती थी तो सब लोग ले सकते थे क्या? नहीं, इसलिए हर एक को जिस तरह से मेडिसिन लेना इजी है उस तरह से उसका फॉर्म बदल दिया। उसी तरह से काढ़ा, बहुत लोग काढ़ा आसानी से ले लेते हैं। काढ़ा बनाने की भी एक मेथड होती है, आइडियल मेथड क्या है कि 16 टाइम्स पानी डालो। समझो आपको एखादा कोई हेयर्स के लिए काढ़ा बनाना है, जैसे बाल धोने के लिए काढ़ा बनाना है, तो शिकाकाई और वो ले लो और उसके समझो वो 10 ग्राम आपने लिया है तो 16 टाइम यानी 160 ml आपको पानी डालना है और उसको 18 उसको रखना है एंड वो छान के वो पानी लेना है। अब वो आप बाल धोने के लिए यूज करो, आपको कोई अगर लेने का काढ़ा है तो उसी तरह से लेना चाहिए। कोई एकदम सॉफ्ट ड्रग्स है जैसे ज्येष्ठ मध का काढ़ा लेना है तो उसको 18 कम करने की जरूरत नहीं है, उसको थोड़ा सा ही कम कर लो आप, वो आपको फायदा दे देता है। तो इस तरह से अलग अलग
काढ़े के फॉर्म में हम मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें दशमूल काढ़ा बनाते हैं, तो जिसको वात बहुत ज्यादा होता है तो दशमूल का काढ़ा ऐसा फ्रेश बना के भी ले सकते हैं। आजकल रेडीमेड काढ़े भी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हो। गोखरू का काढ़ा ले सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा सूजन आती है या यूरिन की तकलीफ है, उसमें हम गोखरू का काढ़ा ले सकते हैं। इस तरह से भी हम पानी को यूज कर सकते हैं। उसके बाद में हम कुछ स्वरस यानी कुछ रस निकाले जाते हैं। जैसे नीम, कड़ू नीम का रस अगर निकालना है तो ऐसे अगर हम मिक्सर में से घुमाओगे तो वो निकलता नहीं, उसको थोड़ा स्टीम करना पड़ता है, देन उसको पानी डाल के उसको मिक्सर में से निकालना पड़ता है। तो वो नीम का रस आप जरा सा ले सकते हो, आपके त्वचा विकारों में आपके काम आता है, ब्लड प्यूरिफायर। और अभी जैसे चैत्र महीना शुरू होने वाला है तो उसमें पहले 5 दिन आप थोड़ा थोड़ा नीम का रस, 1-1 चम्मच नीम का रस सब लोग ले लो। तो चैत्र महीना जो होता है ना, वो नए साल की शुरुआत तो होती है, लेकिन उसमें एक कॉम्बिनेशन होता है, ठंडा और गर्म चीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये बसंत ऋतु रहता है, इसमें कफ के डिसीजेस बढ़ जाते हैं, इनफैक्ट धूप बढ़ने के बाद भी। तो इसके लिए अवॉइड करने के लिए, फीवर्स ना है इसके लिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे इसके लिए नीम का एक गोली बनाते हैं। अभी बहुत लोगों के यहाँ बनाते हैं कि नहीं मालूम नहीं, उसमें हींग, जीरा, नीम, नमक, गुड़ ऐसा डाल के गोली बनाई जाती है और सबको दी जाए। हम बचपन से खाते आ रहे हैं। तो इससे क्या होता है, आपका जो ये जो नया ऋतु या नया साल चालू हो रहा है, उसमें आपके शरीर में जो बदल हो रहे हैं उसके कारण आप बीमार ना हो, आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहे, ये सब चीजें आप अपनी संस्कृति में ही डाली हुई है आपके हेल्थ को बरकरार रखने के लिए। तो ये चीजें हम अभी से शुरू कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो ये जो स्वरस है, स्वरस भी पानी का ही टाइप है। तो ये स्वरस, अब अगर बहुत लोग ना ग्रीन पत्तों की स्मूदी लेते हैं, ग्रीन पत्तों का जो जूस होता है, स्मूदी होती है, वो उनका एक्सट्रैक्ट फॉर्म में रहता है। वो सबसे उनका क्या बोलते हैं, उनका कार्यकारी तत्व रहता है, तो वो बहुत हेवी रहता है पचने में। तो इसको जब भी आप कोई स्वरस, कोई जूस, कोई स्मूदी लो, तो उसको पचाने को कम से कम 2-2.5 घंटे का टाइम दो, उसके बाद में तुरंत दूसरा कुछ भी खाऊंगा तो आपको वो बहुत फायदा देगी। इसलिए नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, स्मूदी भी ले लेते हैं, फिर ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं, फिर घूमते हुए आते आते रास्ते में कुछ तो मिल गया। यानी स्मूदी कभी भी बना है ना, विद इन हाफ एन आवर उसको ले लेना चाहिए, क्योंकि स्वरस जो होता है ना बहुत जल्दी खराब होने लग जाता है। तो स्वरस को ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे के अंदर ही ले लेना चाहिए। तो इस तरह से हम, और जो अवेलेबल है वो लेते जाएंगे, ऐसा नहीं, आपके बॉडी को जो मतलब सूटेबल है वही लेना है। आपको डायबिटीज है तो आप रोज ही करेले का जूस पियोगे क्या? पियोगे तो वो शरीर को फायदा देगा क्या? ऐसा नहीं होता है। करेला एक वन ऑफ द ड्रग है जो ब्लड शुगर कम करता है। वो सबको वही सेम नहीं देगा, मतलब किसी की शुगर कम हो जाएगी और किसी की होगी ही नहीं, क्योंकि वात पित्त कफ का कॉम्बिनेशन उसके इसमें क्या है वो मालूम नहीं है। इसी तरह से जामुन के बीज का पाउडर है, आपने जामुन का रस ले लिया तो आपको अच्छा लगेगा, दूसरे को अच्छा नहीं लगेगा। इस तरह से हर एक इंसान का जो एक स्ट्रक्चर होता है ना, वो सिर्फ कुछ कॉमन ड्रग्स है जो सबको मैच करते हैं सारे ऋतुओं में। जैसे गुड़वेल, गुड़ची या गुड़वेल मराठी में बोलते हैं, मैं उसको हिंदी नाम याद नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। तो वो जो है वो आपको हर सीजन में सबके लिए यूजफुल है। अभी डेंगू में हमने उसको यूज किया, हमने हर टाइप के वायरल फीवर्स में उसको यूज किया है, हमने बॉडी एक पे उसको यूज किया है। लोगों को हमने कोरोना टाइम में गुड़वेल का सबसे ज्यादा यूज किया है। तो सिर्फ डिसीज कंडीशन में नहीं, आपको एसिडिटी है तो भी आप गुड़वेल का रस ले सकते हो। तो ये भी स्वरस फॉर्म में ले सकते हो, ये काढ़े के ड्राई, इसका काढ़ा बना के ले सकते हो। और इसका बेल होती है एक, उसका काट के आप उसका रस ले सकते हो। ऐसा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है। और इसने स्मूदी चालू किया या मैंने यहाँ से सुन लिया तो मैंने भी ये शुरू करना चाहिए, नॉट नेसेसरी। स्मूदी लेने का या शहद पानी लेने का एक तरीका है। शहद पानी कब दिया जाता है नेचुरोपैथी में? जब आप को वजन कम करना है या आपकी डिटॉक्स करना है, तो वो सिर्फ शहद पानी पे ही दिन भर रखते, उसके साथ कोई खाना नहीं देते।
ताकि वो अंदर जाके क्लीनिंग का काम करे। नींबू पानी ही देते तो सिर्फ नींबू पानी पे ही रखा जाता है। तो लेने का तरीका समझो, आपके बॉडी को वो सूटेबल है कि नहीं वो समझो। नहीं तो 2-2 लोटे सुबह सुबह पानी पी लेते हैं, अग्निमांद्य हो जाता है और फिर कॉन्स्टिपेशन तो बरकरार रहता है। फिर आपको लगता है कि मैं इतना सब कर रहा हूँ, फिर मुझे ये सब फायदा नहीं हो रहा। तो इसलिए हर ऋतु, हर पर्सनालिटी, हर इसके हिसाब से ड्रग्स भी चेंज हो जाते हैं, लेने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो आप थोड़ा सा उसको किसी से कंसल्ट करके आप उसको ले सकते हो। अभी जैसे कुछ मतलब कुछ बीमारियां हैं, उसमें पानी किस तरह से ले सकते हैं मैं वो बताती हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स पे जाएंगे। जैसे मोटापा है तो हम गुनगुना पानी, अभी ये भी पानी लेना है तो हम सब कुछ तो खा रहे हैं और उसके साथ सिर्फ गर्म पानी पी रहे, तो वजन कम होगा क्या? नहीं होगा, बिल्कुल कम नहीं होगा। वजन कम करने के लिए बहुत एक तो माइंड सेट होना चाहिए आपका कि मुझे वजन कम करना ही है। ये जब तक सेट नहीं होता है ना, तब तक आप किसी भी चीज से शिफ्ट नहीं हो सकते, आपका मन उसी में अटका हुआ रहेगा। तो गर्म पानी कैसे पीना है? जैसे हाफ बॉइल्ड पानी पीना है, लेकिन ठंडा करके, और वो घुट घुट पीना है दिन भर में। आपको जब जब भी भूख लगती है, जैसे मोटे जो इंसान होते हैं ना, उनको भूख बहुत ज्यादा लगती है। एक तो वो इच्छा होते रहती है, क्योंकि उनको क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट फैट में कन्वर्ट होने से ग्लूकोज फटाफट नहीं मिलता है, तो तब उसके कारण भी होता है। और दूसरा है कि उनको बार बार ऐसा, वो एक साइकिल होता है कि उसकी याद आती है, वो खा लेते हैं, फिर से वजन बढ़ता है, फिर ऐसा। तो इसलिए जब भी आपको इच्छा भी होती है या भूख भी लगती है, तो आपने वो जो गुनगुना पानी है ना, वो घूट 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 करके पीना है और आपके मन को कहीं डाइवर्ट करना है। तो ऐसा अगर करते रहे तो उस टाइम में आपको जितनी जरूरत है, वो गर्म पानी से वहां फैट बर्न होके आपको एनर्जी मिल गई और आपका ध्यान खाने में नहीं रहा, तो उस टाइम की कैलोरीज आप आपके शरीर में जाने से रोक सकते हो। इस तरह से आप गर्म पानी का यूज करिए। सिर्फ दिन भर गर्म पानी पी रहे हो और बाकी सब कुछ खा रहे हो और एक्सरसाइज ज्यादा नहीं कर रहे हो, तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। तो आपको लगता है मैं तो गर्म पानी पी रही हूँ, वजन तो कम ही नहीं हो रहा है। तो इस तरह से वो काम करता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं, सिर्फ जनरल जनरल चीजें मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में बुखार में भी हम इसको बार बार गुनगुना पानी दे सकते हैं। जैसे नवज्वर यानी आज ही आया हुआ बुखार है, तो हम थोड़ा सा 1 पानी बॉईल करके उसको ठंडा करके थोड़ा 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 अगर पिलाते हैं, तो जो मैंने बताया जैसे आम निर्मित हो जाती है, विष निर्मित हो जाती है, उसको जैसे ही पचन हो गया आपका फीवर कम हो जाता है, तुरंत पैरासिटामोल लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है कैलकुलस यानी यूरिनरी मतलब कैलकुलस यानी स्टोन, जैसे यूरिन में स्टोन बन जाता, किडनी में स्टोन बन जाता है, तो इसमें हाइड्रोथेरेपी ही दिया जाता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा प्रमाण में आईवी लगा देते हैं सलाइन वाटर्स, और उससे क्या होता है कि किडनी पे प्रेशर आके फोर्स में वो यूरिन बनाता है, और अगर वो यूरेटर्स में या नीचे इसमें अटका हुआ रहेगा तो वो निकल जाता है। तो इस तरह से, और अगर उनको टेंडेंसी है तो उनको पानी पीना चाहिए ज्यादा, और हार्ड वाटर नहीं रहेगा उनके पीने में, या उनके पीने में बाकी बहुत हेवी चीजें नहीं जाएगी। ये सब चीजें देखकर उनका पानी का प्रमाण बढ़ाना चाहिए। बाकी अगर डिहाइड्रेशन है, किसी को बहुत ज्यादा वॉमिटिंग लूज मोशंस हो गए हैं, तो उनके इसमें वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए, पानी अच्छा काम करता है। तो उसमें हम जैसे हमने बताया कि अभी जैसे इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह दे देते, तो घर में हम नमक शक्कर का पानी या जीरे का पानी ऐसे मिला के दे देंगे, तो धीरे धीरे उसका डिहाइड्रेशन कम होता है, लेकिन वो बार बार घुट घुट आपको देना पड़ता है। इस तरह से बहुत सारी बीमारियों में, बहुत सारी रिंकल्स में आप कुछ पानियों में डिप किए हुए लेप हम कॉटन से लगाने को देते हैं, लोकली ओरली लेने के लिए देते हैं। बहुत सारी चीजें, मतलब मैं यहाँ इतनी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, इनफैक्ट अभी याद भी नहीं आ रही है मुझे, पर फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो मैं उसमें से रिलेटेड, जैसे हमने ये टाइप्स बताए ना, काढ़ा, इन्फ्यूज वाटर या स्वरस या सिद्ध जल, इसमें से कुछ चेंज करके हम उसको दे सकते हैं। तो जनरल जनरल चीजें आप करिए। सबसे पहले मटका यूज करना शुरू करिए। दूसरा
थोड़ा बहुत तो भी वर्षा ऋतु में आप पानी स्टोर करके पीजिए इस साल। तीसरा, जब डाइजेशन अच्छा नहीं है तो बॉईल करके ठंडा करके पानी पीजिए। पॉसिबली रोज थोड़ा सा तो भी पानी अच्छे से बॉईल करके, जैसे 3 लीटर पानी पीना है तो 1 लीटर तो भी पानी अपने लिए बॉईल करके ठंडा करके रखिए और वो पीजिए। इतना करने से भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और अभी जैसे गर्मी के दिन है तो मैंने जैसे बताया, मोती या चांदी का कॉइन या कुछ ऐसा मटके में डाल के रखिए जिससे आपको ताजा ताजा तो लगेगा ही दिन भर, और हीट से भी आप बच पाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कुछ और आपके क्वेश्चंस है तो अभी हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, फिर भी और भी कुछ इंफॉर्मेशन देने की रही तो मैं कल वापस फिर से शेयर कर सकती हूँ। जी दीदी, यहाँ चैट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस है, बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन दिया आपने, एक एक पॉइंट कवर करते हुए, और अमृत वर्षा तो बिल्कुल उस वाटर को बता ही दिया है। तो हाँ दीदी क्वेश्चंस आप वहां से ये हाँ, करेंगे कि मेरे? देखती जी हूँ। ओके जी जी। मोगरा डंडी सहित डाल सकते हैं क्या? हाँ, पीछे की डंडी सहित डाल सकते हैं ना। गर्म पानी और ठंडा पानी मिलाकर पिया जा सकता है क्या? नहीं, गर्म पानी को ही ठंडा करके पीना है। 1/4 एंड 1/8 वाटर फिर से डिस्क्राइब करिए प्लीज। 1/4 बॉईल करना है, 1/4 रहेगा तब तक बॉईल करना है एंड 1/8 रहेगा तब तक बॉईल करना है। यूजुअली इन ये वाटर्स की हमारे लिए ज्यादा जरूरत नहीं रहती है। मैंने जैसे बताया कि अगर हमको 3 लीटर पानी पीना है तो हम 4.5 लीटर का अगर 3 लीटर करते हैं तो उतना भी हमारे लिए इनफ हो जाता है बॉईल करना। पैसिव वाटर, पैसिव वाटर यानी वही जो खाने में, मतलब जो आपके फ्रूट्स में है, आपके वेजिटेबल्स में है, आपके खाने में है, उसको हम पैसिव वाटर बोलेंगे। एक्सेस स्वेटिंग होने पर कैसा पानी यूजफुल रहेगा? एक्सेस स्वेटिंग होने पर आप ठंडा पानी ही, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी ज्यादा से ज्यादा पीना। केटल से बॉईल कर सकते हैं कि? हाँ, कर सकते हैं। सुवर्ण सिद्ध जल क्या है? मैंने बताया ना कि सोने का कॉइन डाल के आप बॉईल करो, 2 ग्लास का पानी 1.5 ग्लास बना के छान लो, उसको सुवर्ण सिद्ध जल कहा जाता है। सुवर्ण जल तांबे के जग में रख के, हाँ, ले सकते हैं। सुवर्ण जल कैसे बनाना अभी बताया मैंने। इन्फ्यूज्ड वाटर बनाने के लिए ओवरनाइट भिगाना, एटलीस्ट 4 आवर्स तो भी भिगाना पड़ता है, तब जाके वो उसमें उसके गुण उतरते हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए स्वर्ण वाटर दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते हैं। उससे भी ज्यादा रजत वाटर यानी चांदी का जो पानी है वो देने से उनको फायदा होता है। केमो के और बाकी जो इफेक्ट्स है उनके, उसमें वो बहुत फायदा देता है। मैम, नीम का लेना है या वो फ्लावर का? पत्ते और फ्लावर दोनों मिला के लेना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में फ्लावर आ जाते हैं तो उनका जो कार्यकारी तत्व है, उनका एक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर में रहता है, इसलिए फ्लावर लेते हैं लोग। तो पत्तों के साथ लेना चाहिए, जो ताजे कोड़े जो नाजुक पत्ते होते हैं ना उसके साथ लेना चाहिए। हाँ, यस, गुड़वेल यानी गिलोय, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था। स्वरस फॉर्म में बोले तो एक बार बताए प्लीज। मेरे स्वरस यानी जो उसके अंदर का रस है, ये समझो आप तरबूज ले रहे हो और उसका जूस बना के ले रहे हो, तो दैट इज स्वरस ऑफ तरबूज। ऐसा। रिंकल्स में कौन सा लेप? रिंकल्स में एक विदारी कंद करके पाउडर आता है, उसको आपको ऐसा इन्फ्यूज्ड वाटर बनाना है एंड देन उसमें कॉटन डिप कर करके वो उस पे आप रख सकते हो। वजन कम करना है तो गुनगुना पानी ले पीना है, लेकिन मुझे एसिडिटी है। तो एसिडिटी में तो काम ही करने वाला है, तो पानी गुनगुना नहीं पीना है, हाफ बॉईल करके ठंडा करके आप पी सकते हो। नहीं, धने जीरे का पानी गर्म करके नहीं पीना है, उसको हम इन्फ्यूज्ड हमने बना लिया है तो छान कर ही पीना है। व्हाइट मटका अच्छा रहता है क्या? अभी इतना रिसर्च तो नहीं है मेरा, लेकिन उससे नुकसान मैंने कब अभी तक तो किसी के इसमें देखा नहीं है। मेरे यहाँ भी व्हाइट मटका है 2 साल से, तो नहीं है। लेकिन काले मिट्टी का, हम जैसे गर्मियों में आप काले मिट्टी का ही मटका यूज करते हैं, क्योंकि उस वो बहुत ज्यादा पोरस होता है ना, तो उसका पानी ज्यादा स्वादिष्ट रहता है। थैंक यू।
ओके, इज इट ओके टू मिक्स गोल्ड, सिल्वर, पर्ल एंड कॉपर? अगर आप सिर्फ मटके में डाल के ले रहे हो, इन्फ्यूज मतलब आप बॉईल करके ले रहे हो, तो ये सब एक साथ नहीं चलेगा। सिर्फ मटके में डाल के रख रहे हो तो ये सब एक साथ चलता है। थैंक यू। यस, मड पॉट में हाँ मटके में डाल सकते हैं। मटके के पानी में अगर फिटकरी हो तो चांदी के कॉइन की कोई चीज, हाँ चलेगा ना। चावल का पानी कैसे बनाना है? वैसे ही चावल धो के 1 कटोरी पानी में 2 चम्मच चावल भिगा के रख दो आप रात भर में, सुबह उसको थोड़ा सा चूर लो और छान लो वो पानी, वैसे ही बना सकते हैं। इज इट राइट टू ड्रिंक वाटर व्हाइल ईटिंग लंच और डिनर एंड डिनर? दिस वाटर मस्ट नॉट। मैंने अभी वही श्लोक आपको बताया है, इसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है कि खाने के बीच में पानी नहीं लेना है। पर पानी नहीं लेना इसका अर्थ है कि खाने के बीच में छाछ लेना है, खाने के बीच में दाल का पानी लेना है, ऐसा कुछ तो लिक्विड लेना जरूरी है। नहीं तो आपको पानी लेना मस्ट है। और बहुत पानी नहीं पीना है ना, आप एक एक घूंट पीना है। मैंने क्या कहा है, बस आप ऐसे ऐसे मत सोचो कि आप लोटा 2 लोटा पानी पी रहे हो और खाना भी खा रहे हो, ऐसे नहीं। थोड़ा थोड़ा पानी आप पी सकते हो। अगर पानी नहीं लेना चाहते हो तो आप छाछ के फॉर्म में या कोई और जूस के फॉर्म में या कोई दाल के फॉर्म में ज्यादा ऐसा ले सकते हो। गर्मी में स्वर्ण सिद्ध जल सबको मैच नहीं करता है। 1 से 2 चम्मच छोटे बच्चों में दे सकते, स्टार्ट कर सकते हैं। और नहीं तो फिर ठंडी बाद में मौसम बदलने के बाद दे सकते हैं। ब्लैडर के स्टोन के लिए कौन सा पानी? प्योर वाटर ही सबसे ज्यादा काम करता है, जो भी बॉईल करके ठंडा किया हुआ, लेकिन उसमें क्षार नहीं होना चाहिए। अगर आप बॉईल करोगे ना तो उसका जो क्षार कंटेंट होता है, उसका जो मिनरल्स होते हैं वो मैक्सिमम नीचे बैठ जाते हैं, तो ऊपर का पानी हम पी सकते हैं। मुझे बहुत प्यास लगती है, गला सूखता है, तो आप गुनगुना पानी पिया करो। गुनगुना पानी पीने से वो कम हो जाता है, और घूट घूट करके पीने का। प्लीज रिंकल्स वाली मेडिसिन विदारी कंद, रिंकल्स वाली मेडिसिन विदारी कंद चूर्ण आता है। गैस के लिए कौन सा लेना? गैस के लिए गुनगुना ही पानी लेना है, बॉईल करके ठंडा करके पिया तो भी चलता है। एंकल्स पर सूजन रहती है तो कैसे रिलेट करें? देखो, एंकल पे सूजन के ना बहुत सारे कॉजेस है। कहीं आपको अर्थराइटिस है क्या, या आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है क्या, वेरिकोस वेन्स है क्या, या नंबर ऑफ कॉजेस। बट सिर्फ सूजन अगर रहती है तो आप गोखरू का काढ़ा ले सकते हो, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। मटके में चांदी का कॉइन और कॉपर का छोटा वैसा हाँ डाल सकते हैं। आम बात हो तो पानी में क्या सोख कर सकते हैं? आम बात है तो सोंठ का पानी ले सकते हो आप, सोंठ का। प्लीज गैसेस ना होने के लिए, गैसेस ना होने के लिए तो डाइजेशन ही अच्छा होना चाहिए। तो आप जैसे छाछ के रूप में पानी ज्यादा से ज्यादा पी सकते हो। गोखरू का काढ़ा किस में यूज होता है? गोखरू का काढ़ा सूजन में, यूरिन की प्रॉब्लम, रिपीटेड किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है तो उसमें यूज होता है। ओवरवेट है, गुनगुना पानी। पर उसके साथ खाना भी आपको कम से कम देना पड़ेगा। इतनी छोटी बच्ची है तो आप ज्यादा एक्सरसाइज पे और लो कैलोरी फूड पे फोकस करिए। एसिडिटी के लिए कौन सा पानी? एसिडिटी के लिए भी बॉईल करके ठंडा कर किया हुआ पानी लेना है। मटके में चांदी का बॉईल, हाँ डाल सकते हैं। और भी कुछ है? आई थिंक ये सब कवर हो गए हैं। ऑलमोस्ट सबके ही आंसर दे दिया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी दीदी, सभी की क्वेरी सॉल्व करवा दी है आपने, बहुत ही सुंदर, थैंक यू वेरी मच। जल ही जीवन है और थैंक यू उसका सो मच। कितना महत्व, कितने अच्छी तरह से उसको हम यूज कर सकते हैं, वो आज आपने समझा दिया हमें आयुर्वेदा के माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनकी भी कुछ क्वेरी रह थैंक गई यू। है,
कुछ भी पॉइंट रह गए हैं तो ये सेशंस जल्द से जल्द यूट्यूब चैनल पर अपलोड होंगे विष्णु लक्ष्मी फाउंडेशन के। आप प्लीज वहां पे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।